हाय स्टूडेंट्स। 6 पार्ट क्लियर हो गए थे हमारे। 7वां पार्ट मानव व्यवसाय। मानव द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। मानव जीवन यापन के लिए जो आर्थिक क्रियाएं करता है उन्हें व्यवसाय कहा जाता है। मानव आदिकाल से ही कैसा रहा है, घुमक्कड़ रहा है, फिर कृषि करने लगा, स्थायित्व आया और स्थायित्व के साथ साथ मानव एक जगह बस्तियां बनाकर रहने लगा। अब उसके काम में धीरे धीरे प्रगति होने लगी, अनेक सभ्यताओं का विकास हुआ, फिर पुनर्जागरण काल आया, उसकी खोज हुई, कई प्रकार के अन्वेषण हुए, कई प्रकार की क्रियाएं हुई और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला। मानव के कार्यों को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक, मध्यकाल और आधुनिक काल। वैसे 4 भाग हैं। प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांट दिया गया है, प्राचीन काल और इसके बाद में आ गया है प्रागैतिहासिक, प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल। प्रागैतिहासिक काल में मानव जंगलों में घूमता था, शिकार करता था, अपना पेट भरता था। प्राचीन काल में धीरे धीरे कृषि करने लगा, अनेक धातुओं के बर्तन वगैरह बनाने, औजार वगैरह बनाने लगा। फिर प्राचीन काल के दौरान ही कृषि, पशुपालन, धातुओं के साथ कार्य किया, सिंचाई करना प्रारंभ किया। ये क्रियाएं प्रागैतिहासिक काल में, प्राचीन काल में हुई। मध्यकाल में आई जमींदारी और जागीरदारी। अन्य लोगों को अपनी जमीन एक रेंट पर देने लगे, लोग किराए पर देने लगे, उसके बदले टैक्स लेने लगे, अनेक प्रकार के कर लेने लगे। उन करों से कृषि होने लगी। इसी काल में भारत में व्यवसाय कृषि आई, कुटीर उद्योगों का विकास हुआ और साथ ही साथ आर्थिक विकास या विदेशी व्यापार भी प्रारंभ हुआ। इसके बाद में 15वीं शताब्दी से लेकर अब तक का काल चलता है आधुनिक काल। इस काल में मशीनीकरण का उपयोग होने लगा, मशीनीकरण के उपयोग को बढ़ावा दिया गया, तकनीकी का विकास हुआ, आविष्कारों के कारण आधुनिक काल मानव व्यवसायों का उदय हुआ। आधुनिक काल में औद्योगिक क्रांति के कारण अधिकतर आर्थिक क्रियाएं स्वचालित मशीनों द्वारा संचालित होने लगी। इस काल में ऊर्जा के विभिन्न साधनों से ऊर्जा की प्राप्ति के कारण वृहत स्तर पर उद्योगों, विभिन्न वस्तुओं के लिए विकास होने लगा। मानव व्यवसायों का वर्गीकरण करते हैं। मानव व्यवसायों को 5 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक व्यवसाय, सीधे ही प्राप्त कार्यों को प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत रखा गया है। प्राथमिक व्यवसाय में मनुष्य की प्रगति प्रदत्त, यानी जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त संसाधन है उनका जो सीधा ही उपयोग किया जाता है वो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। भूमि, जल, वनस्पति, खनिज पदार्थों का सीधा उपयोग आता है। इसमें कृषि है, आखेट है, शिकार, वस्तु संग्रहण है, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, खनन है, ये सब के सब प्राथमिक कार्यों के अंतर्गत आते हैं। कृषि, आखेट, वस्तु संग्रहण, लकड़ी काटना, खनन करना, सब के सब प्राथमिक कार्यों के अंतर्गत आते हैं। ये क्रियाएं अधिकतर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों और समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। उष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये प्राथमिक क्रियाएं सर्वाधिक की जाती हैं। द्वितीयक व्यवसाय आता है जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधन है उनको परिष्कृत कर, परिमार्जित करके और उपयोगी बनाने की क्रियाएं जितनी भी आती हैं वो किस में आती हैं? द्वितीयक व्यवसाय में आती हैं। इसके अंतर्गत विनिर्माण है, प्रसंस्करण है, निर्माण है। विनिर्माण, प्रसंस्करण, निर्माण
ये क्रियाएं आती हैं। यानी बनाने का काम, जितनी भी चीजें बनाने का है, जैसे गन्ने से चीनी बनाने वाला काम, गन्ना प्राथमिक उत्पाद है, लेकिन उससे चीनी बनाकर बेचा जाता है, वो द्वितीयक उत्पाद में आ जाता है। जैसे वस्त्र निर्माण है, कपास है, वो प्राथमिक है, लेकिन उससे वस्त्र बनाया जाए, धागा बनाया जाए, तो वो द्वितीयक व्यवसाय में आ जाता है। उसी प्रकार फर्नीचर वगैरह है, लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है, वह द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत। कागज निर्माण है, कागज बनाया जाता है, द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। तृतीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय का मतलब होता है व्यावसायिक सेवाएं। सेवाओं में जितने लोग लगे हुए हैं, नौकरियों में जितने लोग लगे हुए हैं, जो मुख्य नौकरियां हैं, कार्य हैं, सुरक्षा है, उनमें जो लोग लगे हुए हैं वे सब तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। इसमें व्यापार है, परिवहन में लगे हुए हैं, व्यापार में लगे हुए हैं, वाणिज्य में लगे हुए हैं, संचार सेवाओं में लगे हुए हैं, बैंकों में लगे हुए हैं, बीमा पर्यटन में लगे हुए हैं, ये लोग इसके अंतर्गत आते हैं। चतुर्थ व्यवसाय की बात करें तो इसमें सूचना आधारित अनुसंधान विकास आता है। सूचना आधारित अनुसंधान विकास, इसमें सूचना आधारित अनुसंधान विकास आता है। शिक्षण संस्थाएं हैं, अस्पताल हैं, रंगमंच हैं, लेखा कार्य हैं, दलाली की फर्में हैं, ये चतुर्थ व्यवसाय में रखा गया है। इसके बाद में आता है पंचम व्यवसाय। इसमें आते हैं विशेषज्ञ, अनुसंधानकर्ता, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता, नीति बनाने वाले लोग, मंत्री, राजनेता वगैरह, अभिनेता वगैरह, ये किस में आते हैं? पंचम व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार व्यवसायों को 5 भागों में बांटा गया है। ये हो गया आपका 7वां पाठ। 8वां पाठ है प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय, प्राथमिक व्यवसाय का अध्ययन करेंगे 8वें पाठ में। पाठ संख्या 8, प्राथमिक व्यवसाय। प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग करना प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। इसमें प्रमुख कार्य हैं। सबसे पहला कार्य है आखेट या शिकार। प्राचीन काल से ही मानव अपने जीवन में आखेट पर आधारित रहा है, शिकार पर आधारित रहा है। मानव ने जब से मानव का उद्भव हुआ है, शिकार पर ही आधारित रहा है। वर्तमान में शिकार पर ज्यादातर सभी जगहों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, केवल कुछ जनजातियां शिकार करती है। विश्व का सबसे प्राचीन उद्यम माना जाता है आखेट को। इस व्यवसाय में जीवन यापन न्यूनतम आधार पर संभव है। जीवन यापन केवल न्यूनतम, बहुत थोड़े से आधार पर संभव है। पहले रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए था, केवल भोजन चाहिए था। छाल पहनकर आदमी काम चला लेता था। अति शीत और अत्यधिक गर्म प्रदेशों में, जहां बहुत अधिक ठंड होती है या बहुत अधिक गर्मी होती है, उन प्रदेशों में रहने वाले लोग आज भी आखेट द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। एस्किमो जनजाति के लोगों का पेट भरने का एक ही जरिया है आखेट। वैसे ही बुशमैन जनजाति। विश्व में आखेट के लिए टूंड्रा प्रदेश, तेगा प्रदेश, उत्तरी साइबेरिया, कालाहारी के मरुस्थल, कांगो बेसिन, मलाया, बोर्निया, न्यूगिनी, अमेजन बेसिन, ये जितने बेसिन के निवासी हैं, ये सब लोग क्या करते हैं? आखेट करते हैं, आखेट पर निर्भर रहते हैं। दूसरा कार्य है संग्रहण। नंबर 2, संग्रहण। संग्रहण मतलब इकट्ठा करना। कंदमूल, फल जितने भी जंगलों से इकट्ठा करके लोग कई दिनों तक उन्हें रख लेते हैं, वो कहलाता है संग्रहण। हम भी 12 महीने के लिए गेहूं वगैरह लाकर संग्रहित कर लेते हैं, एक जगह रख लेते हैं, ताकि 12 महीनों तक नया नया लाना पड़े, वो संग्रहण कहलाता है। प्राचीन काल से ही लोग संग्रहण की विधि अपनाकर चल रहे हैं। संग्रहण कार्य मुख्यतः कहाँ किया जाता है? मलाया प्रायद्वीप में, अमेजन बेसिन में, कालाहारी मरुस्थल में, पर्वतीय क्षेत्रों में, दक्षिणी पूर्वी एशिया के आंतरिक भागों में संग्रहण किया जाता है।
विश्व स्तर पर संग्रहण का महत्व अधिक नहीं है। इन क्रियाओं द्वारा प्राप्त उत्पाद विश्व व्यापार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। संग्रहण आज विश्व व्यापार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। कंदमूल फल कौन खरीदना चाहता है? कोई नहीं खरीदना चाहता, इसलिए व्यापार में इसका इतना महत्व नहीं है। लेकिन जीवन यापन के लिए एक कार्य है जो आज भी काफी लोग करते हैं। आज भी काफी लोग कंदमूल फल पत्ते तक संग्रहण करते हैं। अगला कार्य है मछली पकड़ना। मत्स्य पालन। इस व्यवसाय में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मछलियों को पकड़ने का कार्य किया जाता है। जीवन निर्वाह किया जाता है। मछलियों का तेल आवश्यक होता है, चमड़े की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ दुधारू पशुओं को खिलाने और खाद बनाने के काम में मछलियां ली जाती हैं। यह है मछलियों द्वारा प्राप्त लाभ। तकनीकी विकास व बढ़ती जनसंख्या की उदरपूर्ति की मांग के कारण मत्स्य व्यवसाय में आधुनिकरण हुआ है। धीरे धीरे आधुनिक काल में यानी वर्तमान में भी मत्स्य पालन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि उदरपूर्ति पेट पूर्ति की मांग बढ़ती जा रही है। विश्व के उत्तरी प्रशांत महासागर के तटवर्ती भाग, अटलांटिक तटीय अमेरिकन भाग, अमेरिका के किनारे वाला भाग, प्रशांत महासागर का तटवर्ती भाग, हिंद महासागर का तटवर्ती भाग और साथ ही साथ उत्तरी पश्चिमी यूरोपियन क्षेत्र व जापान सागर क्षेत्र मछलियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है जहां मछलियां पकड़ी जाती हैं। इनका विस्तार से अध्ययन मैंने आपको पहले ही करवा दिया था, केवल एक छोटा सा रिवीजन हो इसके लिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूं। इसके बाद में आता है पशुचारण। पशुचारण कहाँ होता है? पर्वतीय क्षेत्र या शीतोष्ण घास के मैदानों में पशुचारण किया जाता है। मुख्य रूप से जहां जलवायु उष्ण व शुष्क अथवा शीतोष्ण व शुष्क होती है, धरातल उबड़ खाबड़ होता है, पर्वतीय क्षेत्र होता है, कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, उष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में पशुचारण बहुत अधिक किया जाता है। यह व्यवसाय दो रूपों में संपन्न होता है, एक चलवासी पशुचारण, एक वाणिज्यिक पशुचारण। इन दोनों में क्या अंतर है मैंने आपको पहले बताया था। चलवासी पशुचारण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है चराने के लिए, लेकिन वाणिज्यिक पशुओं के लिए एक निश्चित स्थान पर रखा जाता है। उनको चलवासी पशुचारणों की इतनी देखभाल नहीं की जाती, वाणिज्यिक पशुओं की बहुत अधिक देखभाल की जाती है। ये आजीविका निर्वाहन के लिए होता है, ये व्यापार के लिए होता है। मैंने आपको इनके अंतर बताए थे, आप अपने नोट्स में इन अंतरों को एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद में आता है अगला कार्य कृषि। महत्वपूर्ण टॉपिक है कृषि। प्राथमिक रूप से आर्थिक क्रियाओं में कृषि महत्वपूर्ण स्थान है। यह सबसे अधिक प्रचलित व्यवसाय है। आज भी भारत में 50 से 60% के लोग कृषि पर आधारित रोजगार प्राप्त करते हैं। विश्व में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। कृषि का मशीनीकरण हो जाने से उत्पादन में वृद्धि हुई है। उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू हुआ है। कृषि का बदलता स्वरूप मानव विकास, सभ्यता का विकास का प्रतीक है। विश्व में मिलने वाली भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं के कारण कृषि कार्य के स्वरूप में भिन्नताएं आई हैं। कृषि के प्रकार, कृषि अलग अलग प्रकार की होती है। इसमें स्थानांतरित कृषि, सबसे पहले बात करते हैं स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि प्राचीन कालीन कृषि है, जिसमें लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि करते थे। जहां एक स्थान पर उर्वरा शक्ति खत्म हो गई, दूसरे स्थान पर करने लगे। इसे झूमिंग, मिल्पा, रे आदि नाम से भी जाना जाता है। जो जनजातियां हैं आज भी इस कृषि पर आधारित हैं। जंगलों को काट कर जलाकर उस स्थान पर ये कृषि करते हैं, फिर वहां पर जब उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है तो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। दूसरी है आदिम स्थायी कृषि। जब से व्यक्ति स्थायी रूप से रहने लगा है तब से ये कृषि करने लगा है। एक स्थान पर कृषि करता है जिसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
जीवन निर्वाह कृषि अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपने उदर पूर्ति के लिए जो मानव कृषि करता है उसको जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। वाणिज्यिक कृषि वह कृषि जो मानव बेचने के लिए, व्यापार करने के लिए करता है, उस कृषि को वाणिज्यिक कृषि करते हैं। अमेरिका जैसे क्षेत्रों में जनसंख्या कम है और क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, जहां 2-2, 300 बीघा के एक खेत हैं, उन खेतों में लोग अनेक मशीनों द्वारा इस कृषि को करते हैं। इसके अलावा बागाती कृषि, बागानों में की जाने वाली चाय, कौवा, कॉफी वगैरह की जो कृषि की जाती है वह कृषि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है, क्योंकि वहां पर ऐसे पर्यावरण अनुकूल होते हैं कि वहां पर बागान लगाए जा सके। बागाती कृषि के अंतर्गत जैसे चाय वगैरह की कृषि है, विस्तार से मैं इनका अध्ययन नहीं करवा सकता, इतना बड़ा चैप्टर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा और इतना बड़ा वीडियो बना भी नहीं पाऊंगा। आज एक बच्चे का फोन आया था, बोले सर हम बोर हो जाते हैं। अभी बोर हो जाओगे तो कैसे काम चलेगा। इसके अलावा मिश्रित कृषि, 3-4 प्रकार की कृषि एक जगह की जाती है, जहां एक ही वर्ष में 2-3 कृषियां की जाती है, मिश्रित कृषि के अंतर्गत आती है। दुग्ध कृषि, ट्रक कृषि, फलोद्यान कृषि। ट्रक कृषि ये फल वगैरह लेकर जाते हैं शहरों में गांवों से बेचने के लिए, ट्रकों में भर भर कर, वो ट्रक उद्यान कृषि के अंतर्गत आती है। दुग्ध कृषि आप जानते हो, अनेक प्रकार की डेयरियों की स्थापना करके इस कृषि को किया जाता है। फलोद्यान कृषि, फलों और उद्यान, फलों के उद्यान लगाकर यह कृषि की जाती है। फसलें उगाने के साथ साथ पशुओं को पालने की प्रक्रिया मिश्रित कृषि कहलाती है। मिश्रित कृषि के अंतर्गत पशुओं के साथ साथ पशुओं का पालन किया जाता है। अब बात करते हैं अगला कार्य, लकड़ी काटना। यह भी प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है, लकड़ी काटना भी। इससे अनेक प्रकार के फर्नीचर उद्योग चलते हैं। यह उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लकड़ी काटी जाती है। सदाबहार वनों की कटाई नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर लकड़ी काटना असंभव सा है, क्योंकि एक तो यातायात सुविधा नहीं है और वैसे घने जंगल है कि दिन में भी वहां अंधेरा होता है, अनेक प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है। इसलिए व्यापारिक स्तर पर लकड़ी काटने का कार्य कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य रूप से किया जाता है। इसके बाद में आता है खनन। यह महत्वपूर्ण टॉपिक है, खनन। खुदाई से खान और खान से खनन शब्द बना है। खनन कार्य का अर्थ है खनिजों को भूगर्भ से बाहर निकालना। जिन स्थानों से खनिज निकाले जाते हैं उन्हें खान कहा जाता है। कोयला व पेट्रोलियम शक्ति के आधार स्तंभ हैं। खनन में सबसे महत्वपूर्ण चीजों की आवश्यकता होती है, कोयला व पेट्रोलियम से शक्ति प्राप्त होती है, अर्थात शक्ति के साधन है महत्वपूर्ण रूप से। जबकि खनिजों का उपयोग राष्ट्र के आर्थिक जीवन का मापदंड है। जहां सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं वह राष्ट्र आत्मनिर्भर राष्ट्र कहलाता है। खनिजों के भंडारों की स्थिति, खनिज के भंडार कहाँ लगाए जाते हैं। खनिजों की कोटि, मात्रा, प्रकार, संपन्नता, बाजार की समीपता। जहां खनिज अच्छी मात्रा में मिलते हैं, उच्च कोटि में मिलते हैं, वहीं पर खनिजों की स्थापना की जाती है, खनिजों के भंडार निकाले जाते हैं। खनिज भंडारों की स्थिति, खनिजों की मांग, खनिजों में पूंजी, श्रम, सरकारी नीतियां, यातायात सुविधा, तकनीकी विकास खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। खनिज पृथ्वी के असमान वितरण और अनव्यकरणीय स्वरूप को दर्शाते हैं। खनिज ऐसे हैं जो असमान रूप से पाए जाते हैं पृथ्वी पर, कहीं पर अधिक तो कहीं पर कम होते हैं, तथा साथ ही साथ अनव्यकरणीय खनिजों को दोबारा नहीं बनाया जा सकता, इन्हें बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए अनव्यकरणीय हैं। भूपटल पर 1600 से अधिक खनिज मिलते हैं, केवल 200 खनिजों का ही उपयोग होता है। कितने खनिज मिलते हैं? 1600 से अधिक खनिज हैं, लेकिन वास्तव में आर्थिक रूप से कितने खनिजों का उपयोग किया जाता है? केवल 200 खनिजों का उपयोग ही किया जाता है। खनिजों का वर्गीकरण, खनिजों में खनिजे 4 चट्टानों में पाए जाते हैं, 3 प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं।
विश्व के खनिजों मुख्य रूप से तीन भागों धात्विक, अधात्विक और ईंधन के रूप में बांटा गया है। खनिजों को तीन भागों में बांटा गया है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन, जिसमें धातु पाई जाती है, लोहा है इसमें धातु पाई जाती है तो धात्विक खनिज में आ गया। अधात्विक संगमरमर वगैरह है उनमें लोहा की मात्रा नहीं है, धातु की मात्रा नहीं पाई जाती। अधात्विक पेट्रोलियम और कोयला वगैरह है वह ईंधन खनिज के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में विकसित अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र खनन प्रसंस्करण से पीछे हट रहे हैं। धीरे धीरे जो विकसित राष्ट्र हो गए हैं वे खनन करने की क्रिया से दूर हट रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो श्रम महंगा हो रहा है, यानी परिश्रम महंगा हो रहा है, साथ ही साथ वे इतने आत्मनिर्भर हैं कि दूसरे राष्ट्रों से खनिजों को खरीद लेते हैं। आज के लिए इतना ही वीडियो है, कल फिर हम बनाएंगे। कल से भारत के 3 चैप्टर या 4 चैप्टर करवाएंगे। बाकी जो विश्व के चैप्टर बचे हुए हैं, द्वितीयक व्यवसाय और उद्योग, इनको आप पढ़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। धन्यवाद।